Hello everyone, welcome back our YouTube channel. Today I'm going to discuss history of English literature, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मिडिल इंग्लिश के पार्ट को, और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में अगर सबसे ज्यादा कोई कंफ्यूजिंग ट्रांजिशनल पार्ट है तो वो है हमारा मिडिवल इंग्लिश पीरियड। ठीक है, तो इसमें हम इसको तीन पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर चौसर क्या क्या चीजें हुई, फिर उसके बाद हम आएंगे ड्यूरिंग चौसर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, उसके बाद हम आफ्टर चौसर डिस्कस करेंगे। तो एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा चौसर की एज भी आपको पूरी भी मिल जाएगी, उसके बाद उनके बिफोर चौसर क्या हुआ, आफ्टर चौसर क्या हुआ, ड्यूरिंग चौसर क्या हुआ। तो एक तरीके से आपका पूरा चौसर, एज ऑफ चौसर यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन विदाउट एनी डिले एंड विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ओके, सबसे पहले हम जाएंगे इंट्रोडक्शन में, कि इंट्रोडक्शन से हम लिंक करेंगे जो इससे पहले का कॉन्सेप्ट था, जिससे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर पढ़ रहे हैं तो आपका लिंक बिल्कुल भी ब्रेक ना हो और आप कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन में ये समझेंगे कि जर्मनिक जो ट्राइब्स थी, यानी कि जो जर्मन की ट्राइब्स थी वो कौन कौन सी थी, एंगल, सैक्सन एंड जूट्स। इन्होंने कितना कब से कब तक रूल किया, तो ये एक जर्मनिक ट्राइब्स थी और ये यहाँ पे आके इंग्लैंड में सेटल हो गई। तो ये एंग्लो नॉर्मल जो पीरियड था, एंग्लो नॉर्मन, ठीक है, एंग्लो नॉर्मन से लेके ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था, ठीक है, उस तक ये यहाँ पे जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था उससे वहां यहाँ तक इन्होंने इंग्लैंड पे रूल किया 1066 तक। ठीक है, तो यहाँ पे इनका रूल रहा, उसके बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ और इनका रूल यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, जिससे आपका जो लिंक प्रीवियसली चल रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो ब्रेक ना हो, इसलिए मैंने कनेक्ट करने के लिए ये स्लाइड रखी है। ठीक है, होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा हो। जर्मेनिक ट्राइब्स एंगल सैक्सन्स एंड जूट्स थे, जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड से लेके नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक इन्होंने इंग्लैंड पे रूल किया था। ठीक है, हम हिस्टोरिकल इवेंट्स कुछ देख लेते हैं, हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ओके, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये जो इस टाइम पे एक और इवेंट हुआ था, ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन हुआ था। थ्री स्टेट्स ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म को भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद जो 100 इयर्स वॉर हुआ था, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1337 से लेके 1453 तक चला था, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल का ट्रांसलेशन भी इसी टाइम पे किया था। द पीसेंट रिवॉल्ट, द पीसेंट रिवॉल्ट बेसिकली है क्या, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यहीं पे। द पीसेंट रिवॉल्ट जो था, इसे वॉट टाइलर रिबेलियन भी बोला जाता है। वॉट टाइलर रिबेलियन, ओके, इसे वॉट टाइलर रिबेलियन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसे, क्योंकि ये एक तरीके का किसान विद्रोह था। किसान विद्रोह था जिसमें जो अननेसेसरी टैक्सेशन यूज किया जाता था, उनके लैंड के लिए उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी, उन सबके खिलाफ ये एक विद्रोह था जो 1381 में था, जिसको लीड किया था वॉट टाइलर ने। इसे इसीलिए इसे वॉट टाइलर रिबेलियन बोला जाता था। इन्होंने एक तरीके की पूरी आर्मी बना ली थी पीसेंट की। ओके, अब हम देखेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो पॉइंट है वो हमारा ब्लैक डेथ यानी कि ब्यूबोनिक प्लेग को डिस्कस करेंगे, जो 1348 से लेके 1349 तक हुआ था। यानी कि इंग्लैंड में भी एक ऐसा ऐसा ईयर था जिसमें मतलब कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क उस टाइम पे प्रोड्यूस नहीं हुआ था, ना ही मतलब बहुत ही अजीब तरह की स्थिति हो गई थी, पैंडेमिक जैसी स्थिति हो गई थी, जैसे कि हम लोगों ने कोविड-19 के टाइम पे फेस किया था। ठीक है, अब इसी टाइम पे एक और इन्वेंशन होता है, इन्वेंशन ऑफ मूवेबल मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस का। ठीक है, तो यहीं पे मूवेबल होता है, मूवेबल टाइम टाइप प्रिंटिंग प्रेस का यहाँ पे इन्वेंशन होता है। वॉर ऑफ रोजेस भी इसी टाइम पे हुआ था, 1455 से लेके 1485 के बीच में हुआ था, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद थॉमस मेलोरी मॉर्टे डी अर्थर प्रोड्यूस किया था। ओके, और कैन चौसर ने कैंटरबरी टेल्स, जो कि इनका मैग्नम ऑपस वर्क है। ठीक है, मैग्नम ऑपस वर्क होता है किसी का मास्टर वर्क। ओके,
अब हम देखेंगे 100 ईयर वॉर ये क्या है, ठीक है। तो 100 ईयर वॉर जो था ये है किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। और ये है फ्रांस, ठीक है। ये फ्रांस के किंग है। तो इनके बीच में एक वॉर हुआ था जो बहुत ही ज्यादा टाइम तक चला, ठीक है। कितने टाइम तक तो लगभग 100 साल तक, ठीक है। इस वजह से इसको बोला जाता है 100 ईयर्स वॉर, ठीक है। जिससे इनकी मतलब इसका बहुत ज्यादा असर रहा इंग्लैंड पे। इनका जो सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हर चीज इफेक्ट हुई इंग्लैंड में भी और फ्रांस में भी, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा हिस्टोरिकल इवेंट है, इसको याद रखिएगा। किसके किसके बीच में हुआ था, तो ब्रिटेन और जो फ्रांस है इसके बीच में 100 ईयर वॉर हुआ था, ओके। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 में हुआ था। ये इसका क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट है ये समझिए, ठीक है। इन 1066 इंग्लैंड वाज रूल्ड बाय किंग हेरोल्ड सेकेंड, ठीक है। तो ये कौन है, ये है किंग हेरोल्ड, मान के चलिए। मान के क्या, ये है ही किंग हेरोल्ड सेकेंड, ठीक है। हु हैड ascended टू द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ एडवर्ड द कन्फेसर, ठीक है। एडवर्ड द कन्फेसर हेरोल्ड सेकंड के पहले यहाँ पे शासन करते थे। उनके बाद अगर कोई किंग आया तो वो है किंग हेरोल्ड सेकंड, ठीक है। तो उस टाइम पे ये किंग था, किंग हेरोल्ड सेकंड, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब हुआ था, ठीक है। तो उसका सामना किसके किसके साथ हुआ, उसको चैलेंज किया, उसके थ्रोन पे कब्जा करने के लिए उसको चैलेंज किया दो दो ड्यूक थे। यानी कि कौन कौन से, विलियम कॉन्क्वेरर, तो ये कौन है, ये है विलियम कॉन्क्वेरर, ठीक है। और विलियम कॉन्क्वेरर एंड ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ये थे, एंड द हेरोल्ड हार्ड्राडा, हेरोल्ड हार्ड्राडा जो थे ये थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आक्रमण कर दिया किस पे, इन्होंने आक्रमण कर दिया किंग हेरोल्ड सेकंड पे, यानी कि इंग्लैंड पे। जिससे क्या हुआ, इसमें विलियम द कॉन्क्वेरर जो था, जो नॉर्मंडी का ड्यूक था, इसने इस पे मतलब इसको डिफीट कर दिया हेरोल्ड सेकंड पे को, और इंग्लैंड पे कब्जा कर लिया। तभी से इसको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 बोला जाता था, जिसमें बैटल ऑफ हेस्टिंग्स भी से बोला जाता है, जिसमें ये विन होता है और ये इंग्लैंड पे अब शासन करने लगता है। जिससे क्या होता है, ये फ्रांस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करता है इंग्लैंड के अंदर। और जो एंग्लो नॉर्मन जो भी था वहां पे उसको खत्म कर देता, एंग्लो नॉर्मन रूल को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को यहाँ पे रूल करता है, और वो थ्रोन पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसके बाद जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो हो गया 1066 का, तो उसके बाद जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। एक हायरार्किकल सिस्टम बनाया गया सोसाइटी के अंदर, जिसको फ्यूडरल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म क्या है, द फ्यूडल पिरामिड सोशल क्लासेस, जैसे इसमें पिरामिड आप देखिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए फील्ड्स जो फ्यूडल है वो मेनली बना किससे है, तो फील्ड्स यानी कि लैंड ग्रांट्स, यानी जिनके पास भूमि होती है, ठीक है। देखिए सोशल क्लासेस में फ्यूडल पिरामिड इस तरीके से होता है कि जो ये किंग होता है ये नंबर वन पोजीशन पे होता है, और ये अपनी जो सारी सेंट्रलाइजेशन कर देता है, अपने पास जो पावर होता है, यानी ये खुद काम नहीं करता है। तो ये अपने काम किससे करवाता है, अपने काम काम ये करवाता है लॉर्ड्स से, ठीक है। लॉर्ड्स बदले में क्या करते हैं, इसको सुरक्षा देते हैं किंग को, ठीक है। और उसके बाद जो लॉर्ड्स जो होते हैं ये अपने काम का डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा करवाते हैं, ये नाइट्स के द्वारा करवाते हैं। और नाइट्स को ये मिलके क्या करते हैं, ये सुरक्षा देते हैं कि नहीं हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, तुम अगर मेरे लिए काम करोगे तो हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। उसके बाद ये नाइट्स क्या करते हैं, ये नाइट्स जो है अपने काम को करवा लेते हैं इनसे, जो पीसेंट्स होते हैं, किसान होते हैं। और बदले में इनको कोई भी तरीके का बेनिफिट नहीं दिया जाता, इनसे फ्री में सारा काम करवा लिया जाता है, ठीक है। तो यही एक तरीके का फ्यूडल सिस्टम था, जिसको सामंतवाद भी बोलते हैं, जिसमें भूमि के आधार पर लेन देन होता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये किंग है, ठीक है। और इसने क्या बोला, इसने कहा कि मेरा नाम किंग है, लेकिन मैं अपनी सारी जो प्रॉपर्टीज है उसको अकेले नहीं मैनेज कर पाऊंगा, मुझे कोई ना कोई चाहिए। तो ये क्या करता है, ये अपने लॉर्ड्स के पास जाता है, ठीक है। अपने लॉर्ड्स के पास जाता है और कहता है कि तुम इस पे मतलब काम करो, मैं बदले में क्या करूंगा, तुमको जो भी मतलब पैसों की आवश्यकता होगी, या सुरक्षा की आवश्यकता होगी, जमीन की आवश्यकता होगी, तो मैं तुम्हें दूंगा। तो ये इससे जो ये लैंडलॉर्ड था, ये इससे एग्री हो जाता है, ठीक है।
तो ये कहता है कि मैं अब इतनी सारी तो प्रॉब्लम्स है, मैं अकेले थोड़ी नहीं कर पाऊंगा ये सारा काम। तो ये इसके बाद किसके पास जाता है, ये जो नाइट्स होते हैं, लोकल नाइट्स जो वहां पे होते हैं, उनके पास जाता है कि नहीं तुम ये सारी चीजों पर काम करो और बदले में मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, प्रोटेक्शन दूंगा। ठीक है। अब ये नाइट्स क्या कहता है कि ये अपने जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पे जाता है और वहां पे देखता है पीसेंट, कहता है कि इनको तो कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और ना ही ये इतने कमजोर है कि ये छोड़ के भाग भी नहीं सकते, तो मैं इनसे सारा काम करवाऊंगा। तो वो इनसे सारा काम करवाता है। ठीक है। एक ओबीडी एक मतलब एक तरीके का जो पावर थी वो वर्क कर रही थी, जिसके पास पावर नहीं था वो वर्क नहीं कर रहा था। इस तरीके से हमने क्या देखा कि सबसे पहले किंग जो होता है वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स का बंटवारा कर देता है दूसरे के पास, लैंड के पास, कि वो उसको काम करके देगा इस तरीके। लेकिन सबसे ज्यादा जो पीसेंट्स होते हैं उनको कोई भी सुरक्षा नहीं मिलती है और इस तरीके से एक हेराल्कल सिस्टम बन जाता है जिसमें जिसके पास पावर है वही रूल कर रहा है सबके ऊपर। ठीक है। तो होप गाइस आपको फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वॉर ऑफ रोजेस के बारे में। वॉर ऑफ रोजेस। ठीक है। वॉर ऑफ रोजेस जो कि हुआ था 1455 से लेकर ये हुआ था 1487 तक के। और सो बेसिकली इसका क्या बैकग्राउंड है वो समझ लेते हैं कि वॉर ऑफ रोजेस जो था ये इंग्लैंड की टू रॉयल्स फैमिलीज जो थी उनके बीच में हुआ था, द हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लैंकेस्टर। तो इसको हम रॉयल वॉर भी कह सकते हैं। अब बात ये उठती है कि हम इसको वॉर ऑफ रोजेस क्यों कहते हैं। तो ठीक है, द हाउस ऑफ जो यॉर्क था, ठीक है, जो जो द ये हाउस ऑफ यॉर्क था, तो इसका एक सिंबल था, इसका सिंबल था ये हमारा व्हाइट रोज। ठीक है। व्हाइट रोज सिंबल था हाउस ऑफ यॉर्क का, और रेड रोज जो था ये सिंबल था हाउस ऑफ लैंकेस्टर का। दैट्स व्हाई वी कॉल द वॉर ऑफ रोजेस। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है द वॉर ऑफ रोजेस। ठीक है। रोजेस बेसिकली सिंबल थे इन रॉयल्स फैमिलीज के। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वॉर ऑफ रोजेस से जुड़ा जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी डाउट था, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब लिटरेरी इन्फ्लुएंस बिफोर चौसर, चौसर के टाइम पे कुछ लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस हुए जो काफी ज्यादा रिमार्केबल है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये था कि उस टाइम पे ओरल पोएट्री थी, यानी कि रिटन फॉर्म में नहीं चीजें लिखी जाती थी। और सिर्फ एक वर्क ऐसा था ब्यूवुल्फ, जिसका मतलब राइटर्स का अभी कुछ पता नहीं कि वो कौन राइटर थे, बट ये वर्क मिला है और इसकी कॉपीज भी हैं, और सही से नहीं है लेकिन हाँ कुछ ऐसी कॉपीज हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये एपिक है। और जिसमें एक हीरो है बीवुल्फ, जो काफी एडवेंचरस है, चैलेंजिंग रोल्स करता है, जिसको एक किंग है जिसने हायर कर रखा अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है। तो ग्रैंडुअल जो था यहाँ पे ये एक राक्षस था, और इससे सुरक्षा करने के लिए उस किंग ने बियोवुल्फ से मदद लेनी चाहिए, तो बियोवुल्फ ने ग्रैंडुअल को मारा और उसकी मदर जो थी उसको भी खत्म कर दिया। जिस तरीके से उसने किंग की को सिक्योरिटी दी और उसकी रक्षा किया। ठीक है। तो ये एक एडवेंचरस एपिक है बियोवुल्फ की। ठीक है। तो ये बियोवुल्फ है। ओके। सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा बियोवुल्फ का क्या स्टोरी है और ये एपिक है। ओके। और रिलीजियस कुछ टेक्स्ट प्रोड्यूस हुए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। वेनरेबल बेडेस, ठीक है, वेनरेबल बेडेस एक राइटर्स थे, तो उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेलियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, रिटन इन लैटिन इन 8th century, प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ अर्ली इंग्लिश क्रिश्चियनिटी। यानी कि जो अर्ली इंग्लिश क्रिश्चियनिटी है उसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देता है ये लैटिन वर्क, जिसका नाम है एक्सेलियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, जिसको प्रोड्यूस किया था वेनरेबल बेट्स ने। ठीक है। साइन वुल्फ ये भी एक इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिन्होंने वर्क प्रोड्यूस किए हैं। साइन वुल्फ वाज एन एंग्लो सैक्सन पीरियड हुज वर्क आर प्रिजर्व्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट डेटिंग फ्रॉम द 19th to 10th सेंचुरी के बीच में इनको इनके वर्क प्रोड्यूस हुए। और दूसरी चीज ये है ही इज नोन फॉर हिज साइन पोएम सच एज जूलियाना, ठीक है, जूलियाना, इलेनी, द फेट्स ऑफ द अपोस्टल,
and the Christ second, which are example of hagiographic and religious poetry। ठीक है, तो ये साइन वुल्फ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब एग्जेटर बुक क्या है? द एग्जेटर बुक इज वन ऑफ द फोर मेजर कलेक्शन ऑफ एंग्लो सेक्शन पोएट्री। एंग्लो सेक्शन पोएट्री के फोर मेजर कलेक्शन में से एक है, एंड कंटेन्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ वर्क्स इंक्लूडिंग रिलीजियस पोयम, इलेजीज, रिडल्स एंड नैरेटिव पोएट्रीज। ठीक है, नोटेबल पोएम इन द एग्जेटर। एग्जेटर एक तरीके का कलेक्शन ऑफ बुक्स था। ठीक है, बहुत सारी बुक्स का एक कलेक्शन था जिसमें बहुत सारी पोएम्स थी, रिलीजियस पोएम्स थी, एलेजीज थे, रिडल्स थे और नैरेटिव पोएट्री। या नैरेटिव पोएट्री यानी कि जब राइटर्स खुद अपनी कहानी को लिखता है या अपनी कहानी बोलता रहता है, नरेट करता है, उसको नैरेटिव पोएट्री बोलते हैं। ठीक है, नोटेबल पोएम्स इन दिस बुक इंक्लूड द वॉन्डरर याद रखिएगा। ठीक है, द वॉन्डरर, द सेफरर, द वाइफ्स लैमेंट। ठीक है, द वाइफ्स लैमेंट, द वॉन्डरर, द सेफरर एंड द वेरियस रेडल्स। ठीक है, तो ये एग्जेटर बुक है। ठीक है, इसके अंदर कुछ कलेक्शंस है जिनको आप याद रखिएगा। ओके, वेनरेबल बेड। ठीक है, अब वेनरेबल बेड है कौन? वेनरेबल बेड जो है ये 1673 से लेकर 1735 के बीच का टाइम था। ऑल्सो नोन एज द वेनरेबल बेड वॉज एन एंग्लो सैक्सन मॉन्क एंड स्कॉलर renowned for his contribution to literature, history, and theology. His most famous work, Historia Ecclesiastica जेंटिस एंग्लोरम। ठीक है, ये इनका लैटिन वर्क था जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था एक्सेलियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। इसको इन्होंने लैटिन में लिखा था। एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है इंग्लिश हिस्ट्री को स्टडी करने, क्रिश्चियनिटी चर्च को स्टडी करने के लिए इनका एक ये फाउंडेशनल वर्क है। किसका? वेनरेबल बेड का। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ऑफ ड्यूरिंग चौसर, यानी चौसर के टाइम पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि चौसर ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, तो चौसर का जो जन्म हुआ था वो 1340s में हुआ था और इनका जो डेथ हुआ था 25 अक्टूबर 1400 में हुआ था। फादर इनके कौन थे? तो जॉन चौसर इनके फादर थे। ऑक्यूपेशन था ऑथर, ऑथर थे ये, पोएट थे, फिलोसफर थे एंड डिप्लोमेट थे। मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं इनके? तो मेजर वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनके मेजर वर्क्स है द बुक ऑफ डचेस, द ब्लैंकेज ऑफ लैंकेस्टर, एनेलिडा एंड आर्काइट और द हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ट्रॉइलस एंड क्राइसाइड एंड द कैंटरबरी टेल्स, जो कि इनका मैग्नम ऑपस वर्क है। ठीक है, चौसर ऑल्सो ट्रांसलेटेड बोएथियस कैंसोलेशन ऑफ फिलोसफी एंड द रोमांस ऑफ रोज बाय गुइलेम डी लॉरिस। ठीक है, तो ये इनके कुछ ट्रांसलेशन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? तो बोएथियस कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी एंड द रोमांस ऑफ रोज बाय गुइलेम डी लॉरिस। ठीक है, तो ये इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो जाता है हमारे लिटरेरी वर्क के इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स के हिसाब से। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स और इनके ट्रांसलेशन आप लोगों को मैंने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इनके कुछ कंटेम्परेरी राइटर्स थे और इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो जॉन गोवर ये एक नाम था इनके कंटेम्परेरी में। तो इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया? अपने नोटेबल वर्क इनके थे तो लैटिन में थे कन्फेसियो एमांटिस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है द लवर्स कन्फेशन, द लवर्स कन्फेशन, और लैटिन में इसका नाम था कन्फेसियो एमांटिस। वर्क्स क्लैमेंटिस इसका इनका नेक्स्ट वर्क था, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलेंगे द वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट। ठीक है, द वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट। नेक्स्ट है विलियम लॉन्गलैंड, ये भी काफी ज्यादा फेमस राइटर रहे हैं। तो इनका वर्क था पियर्स प्लॉमैन। उसके बाद द पियल पोएट। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ पोएट्स थे। इसमें किसी का भी नाम नहीं पता है बट ये द पियल ऑफ पोएट थे, इनका ग्रुप था जिसमें कुछ वर्क्स थे ये, सर गैवेन एंड द ग्रीन नाइट, पियर्ड, क्लीननेस और पेशेंस। ठीक है, फ्रेंच एंड इटालियन गुलेमनी डी मैकॉट्स पोएट्री, गुलामनी डी मैकॉट्स पोएट्री इन्फ्लुएंसेस दांतेस एलिगेरीज यानी कि डिवाइन कॉमेडी से, और जियो
वैनी बेकासियोस यानी कि डेकामेरॉन, ठीक है। ये इनके टाइम पे कुछ फेमस वर्क्स थे, फेमस राइटर्स थे जो इनके कंटेम्परेरी कहलाए। इनके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से? जॉन गॉबर, विलियम लॉन्गलैंड, द पियर्ल पोएट, एंड नेक्स्ट वन इज द फ्रेंच एंड इटालियन इन्फ्लुएंस। कौन कौन सा इनके ऊपर? तो गुलेमनी डी मकॉर्ड्स पोएट्री, दांतेस एलिगेरिस डिवाइन कॉमेडी, जियोवानी बेकासियोस डेकामेरॉन, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेंच एंड इटालियन इन्फ्लुएंस था। तो यहाँ पे ये कंटेम्परी चौसर का जो पार्ट था यहाँ पे हमारा खत्म होता है।